अच्छा, देख लें, ये नजर आ रहा है ना आप लोगों को? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखिए, बजट क्या होती है? व्हाट इज अ बजट? अ बजट इज अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट्स प्लान्स फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड। ठीक है जी, ये असल में बजट होती क्या है? बजट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कोई भी मुल्क है, आप देखते हैं हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी बजट आती है, समझ रहे हैं? तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी कंपनी के या किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री के जो फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं कि कंपनी क्या करना चाहती है, वो बेसिकली ये एक स्टेटमेंट होता है जो उन सारे प्लान्स को, उन सारे गोल्स को जो है वो रिटन फॉर्म में बजट में कम्युनिकेट करता है, समझ रहे हैं? अब आप देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप देखें कि अपनी बजट में बहुत सारा उसका एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो एजुकेशन पे खर्च करती है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि लोगों में एजुकेशन, यानी लोगों का जो लाइफ स्टाइल है एज अ होल, वो बेहतर हो। यानी अब देखें, आप आपको एक गोल नजर आ रहा होगा, एक ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा होगा। अगर बजट में ज्यादा पोर्शन जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे रखा है, या टेक्सटाइल में रखा है, समझ रहे हैं, या जो है लोगों को स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स देने में रखा है गवर्नमेंट ने, जिस तरह HEC अनाउंस करती है, तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो बजट है, ये क्या शो करती है? शो क्या करती है? शो ये करती है कि देखें, एक जो मुल्क है, उसकी उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका फोकस किस तरह है, यानी वो क्या चाहते हैं कि लोगों में क्या चीज़ लोग लेक कर रहे हैं और उनमें ये बेहतरी आए। तो अगर एजुकेशन में ज़्यादा रखा है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ये कंसिडर कर रही है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों के लाइफ स्टाइल को और इम्प्रूव होना चाहिए। तो वो अब चाहते हैं कि लोग एजुकेट हों, लोग तालीम याफ्ता हो, लिटरेसी बढ़े, लोगों में शऊर पैदा हो, समझ रहे हैं? तो ये एक जो है बेसिकली मैनेजमेंट का एक प्लान होता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो फाइनेंशियल टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया जाता है, समझ रहे हैं? इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि भाई क्या क्या चीज़ हम लैक कर रहे हैं, किस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की बैठती है। आप लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, तो उसमें जो टॉप मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं कि भाई अब ये जो है हम ये करना चाहते हैं। तो अब जिस तरह साल पूरा होता है तो कंपनी, देखिए, ये तो तय करना होता है ना कि आपके पास जो जितना पैसा है उसका करना क्या है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास एसेट्स होते हैं, आपने कारोबार में है, आप एक बिजनेस में है, तो वो जो पैसे आपके हाथ में हैं, या जितने भी आपके एसेट्स हैं, या आपके जितना भी ओवरऑल जो आपका बिजनेस है, तो उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आपकी हिकमत अमली क्या होगी? तो उसके लिए बजट बनाई जाती है, और बजट से पहले जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, कुछ प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं, जिनमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाता है ओवर द अदर चॉइसेस। तो वो बेसिकली जो है वो बजट, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बजट डॉक्यूमेंट देखेंगे, या आप इवन आप घर के बजट देखें, समझ रहे हैं? अगर आप एक घर में देखते हैं कि भाई एक घर में उस घर का जो सरबराह है, हमारे जो वालदेन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं हमारे, आप देखें कि अगर उनका ज़्यादा फोकस जो है वो एजुकेशन पे होता है, तो आप देखें पेरेंट्स जो है उसमें अच्छी खासी बजट अपनी इनकम की, अपनी सैलरी की, अपनी सेविंग्स का जो भी खर्च होता है वो अपने बच्चों पे, अपने ऊपर, अपने भाई बहनों पे, अपनी फैमिली के ऊपर जो भी होता है, वो एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, समझ रहे हैं? पर अगर आप ज़्यादा फरमाइशी करोगे, आज जैसा आप कहें कि मुझे जो है वो 1 लाख की शेरवानी चाहिए, तो हो सकता है थोड़ी डांट वाट पड़े। अगर आप कहेंगे कि सर्विस में मुझे 1.5 लाख फीस पे करनी है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि घर वाले खुश होंगे कि भाई देखो, आज ये जो है वो बहुत अपने फ्यूचर के लिए बहुत जो है पर्टिकुलर हो गया है, बड़ा सोच रहा है, समझदार हो गया है,
समझ रहे हैं? पर अगर आप कहेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए दें, 1.5 लाख रुपए दें और मुझे जो है वो ऐसे ही थोड़ा घूमना फिरना है, तो हो सकता है मिल जाए, लाडले बहुत हैं अजय साहब। मगर फिर ये है कि हो सकता है फिर बातें भी सुननी पड़े कि हर दफे तुम आ जाते हो इस तरह। मगर आप हर सेमेस्टर में फीस लेके आते हो तो कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है कि देखें ये सेकंड से थर्ड, थर्ड में फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोशन होता जा रहा है इस बच्चे का। समझ रहे हैं? तो यही बेसिकली एक घर में जो आप देखें कि ज्यादातर किस पे ज्यादा खर्च होता है, तो जिस चीज पे ज्यादा खर्च होता है उस पे आपको नजर आता है कि ये इस घर का ये प्लान है, इस घर के साथ बड़ा जो है वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो वो बजट से नजर आ जाता है आपका प्लान। जरूरी ना हो कि कोई बताए कि मेरा प्लान ये है, जो खर्च जहाँ पे ज्यादा करेगा तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को, आप उनके प्लान्स को समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सेम गोज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। The primary method of communicating agreed upon objectives throughout the organization। जब भी कंपनी ऐसे बजट बनाती है और फिर सारे लोग उस बजट को देखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं उसको, तो फिर उनको नजर आ जाता है कि भाई अब इस साल जो है वो ये चीजें प्रायोरिटी पे हैं, मैनेजमेंट चाहती है कि ये चीजें करें। और ज्यादातर जो है मैनेजमेंट का सेल्स टारगेट पे बहुत फोकस है। मैनेजमेंट चाहती है कि ज़्यादा अगर एक बैंक है तो मैनेजमेंट चाहती है कि हमारी जो डिपॉजिट्स है वो बढ़े हैं, हमारे पास जो है लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स देंगे ताकि कस्टमर सर्विसेज अच्छे तरीके से हो सके। समझ रहे हैं? तो वंस बजट जो आ जाती है तो आपको गोल्स पता लग जाते हैं। दूसरा, इट प्रोमोट्स द एफिशिएंसी। अब आपको देखिए, जब ये पता लग जाए कि अब हम वीक कहाँ हैं, हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ करने की ज़रूरत है, तो आप अपनी जो एफर्ट्स हैं, अपनी एनर्जी एक जगह पे लगाते हैं। समझ रहे हैं? आपको सब्जेक्ट में जब अगर पता लग जाए कि भाई आप लिखने में तो बहुत अच्छे हो मगर कैलकुलेशंस में बहुत बुरे हो, तो थ्योरी जनरेट करना, उसको एक्सप्लेन करना वो बहुत अच्छा है। डिस्क्रिप्टिव नेचर के पेपर को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर देते हो। अगर आप न्यूमेरिक्स में, नंबर्स में बहुत वीक हो, एक जगह तो ये कहा जाए, तो अब आप, अगर आपको ये पता लग जाए तो आप अपनी एफर्ट उन नंबर्स को इम्प्रूव करने में लगाएंगे। पर अगर आपको कहा जाए कि नहीं, आपकी तो परफॉर्मेंस बुरी है, तो आपको पता नहीं लगेगा ना कि किस तरह बुरी है। अकाउंटिंग का कोर्स, उसमें थ्योरी में मैं बुरा हूँ, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, या मैं फिर नंबर्स में अच्छा नहीं हूँ। तो बजट जब आ जाती है ऐसे ही पता लग जाता है आपको, स्पेसिफिकली आपको पता लग जाता है कि इन एरियाज पे काम करना है, मैनेजमेंट का ये प्लान है। तो ओवरऑल जो है कंपनी की एफिशिएंसी बहुत बेहतर होती है, क्योंकि वो चीज़ कम्युनिकेट हो जाती है, वेल कम्युनिकेटेड होते हैं वो प्लान्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कंट्रोल डिवाइस, ये कंट्रोल डिवाइस के तौर पर काम करता है बजट किस सर, तरह। जी जी। बजट सर फिक्स होता है या नहीं? जरूरी नहीं है, बहुत सारे टाइप्स हैं बजट के। बजट मतलब किस हवाले से फिक्स होता है, समझ नहीं आई मुझे, सवाल समझ नहीं आया। सर जैसे एजुकेशन का बजट होता है सर, वो फिक्स होता है ना? हाँ, जरूरी नहीं होता, वो हर साल बढ़ता भी है, कम भी हो सकता है एजुकेशन का। समझ रहे हैं? वो फ्लेक्सिबल होता है बजट, तकरीबन तकरीबन सारी फ्लेक्सिबल बजट्स होती हैं, कभी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी कंपनीज प्लान टू फोकस एनी पर्टिकुलर एरिया। सही है? अच्छा, ये बजट जो है एज ए कंट्रोल डिवाइस के तौर पर काम करती है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस वैल्यूएशन जो है इससे बहुत इंप्रूव होती है अगर कोई कंपनी इसको अडॉप्ट करे। समझ रहे हैं बजट को? अब आप देखिए, आपने बजट बनाया, उसमें आपने कुछ टारगेट्स रखे, आपने बजट में ये भी दिया कि भाई मुझे जो है, सपोज करें एक बैंक की बात करें हम, तो एक बैंक का एक ब्रांच है रजा शाह कबीर रोड पे। उधर आपको जो है वो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से एक चीज आई कि भाई हम जो है डिफरेंट ब्रांचेस के लिए हमने इस साल में इतना पैसा रखा है कि जो है लोग जो है इस पैसे को इस्तेमाल करें, मगर एट द सेम टाइम हमें इस पैसे को इस्तेमाल करने के बाद हमें हर एक ब्रांच में तकरीबन 800 मिलियन का टारगेट चाहिए डिपॉजिट्स का। समझ रहे हैं? तो अब देखें, जब आपके पास एक टारगेट आ गया,
अब आप जो है वो बहुत ही सेंसिबली काम करेंगे कि जो परफॉर्मेंस है उस पर असर ना हो। अगर आपने वो टारगेट अचीव वगैरह नहीं किया तो आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन पे बहुत ही ज़्यादा असर हो जाएगा, यानी आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हैं? और अगर आपको ये कहा जाए कि भाई देखें इस पूरे साल में आपने खर्च जो है, पूरे ब्रांच में आपने खर्च जो है वो ये करना है, 1 मिलियन आपका जो है वो बजट है पूरे साल की, और एक ब्रांच में आपने यही खर्च करना है, इससे ज्यादा हम पैसे नहीं देंगे आपको। तो अब फिर क्या करेंगे आप, बजट जो है एज ए कंट्रोल डिवाइस, अब आपके पास एक स्टैंडर्ड आ गया कि भाई आपने इससे ज्यादा खर्च नहीं करना है 12 महीनों में। तो अब जो भी है इसी से ही करना है खर्च, इसको मैनेज करना है। तो इट एक्ट्स एज अ कंट्रोल डिवाइस। ठीक है? तो अगर आपने उसी बजट के बुनियाद पे आपने खर्च कर लिया पूरे साल का, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली वैल्यूएट की जाएगी। जो हाई एप्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो बड़ी आपको जो है अप्रिशिएट करेगी कि भाई देखें जो हमने बजट दी थी विद इन दैट बजट जो है इन बंदों ने काम किया है। तो वो इफेक्टिव मैनेजर भी कहलाता है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद इस चीज़ को छोड़ दें, ये बेनिफिट्स वगैरह हैं इसको छोड़ दें। असल में जो काम की बात है वो ये है, ये मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होती है, जो मैंने पढ़ाया है ना वहीं से पढ़िएगा, ठीक है? बाकी छोड़ दीजिएगा, ये बेनिफिट्स वगैरह छोड़ दें। अच्छा, मास्टर बजट क्या होती है? मास्टर बजट जो है बेसिकली दुनिया में जितनी भी बजट्स है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब मास्टर बजट के अंडर आती हैं। ठीक है? तो मास्टर बजट बेसिकली होता क्या है? Master budget is a set of interrelated budgets that constitutes a plan of action for a specified time period. ठीक है? तो एक यानी इंटरकनेक्टेड इंटररिलेटेड बजट्स होती है मास्टर बजट के अंदर, जो ये सारे प्लान्स को, जो कंपनी का प्लान होता है पूरे साल के लिए, उनके कुछ टारगेट्स होते हैं, उनके कुछ गोल्स होते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं। मास्टर बजट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग बजट्स, उसके अंदर डिफरेंट बजट्स होती हैं। दूसरा पार्ट होता है फाइनेंशियल बजट्स। ऑपरेटिंग बजट्स क्या होती हैं? ऑपरेशन बजट्स, जितनी भी बजट्स इस ऑपरेटिंग बजट्स में आती हैं, उनका ताल्लुक जो है वो सेल्स और रेवेन्यू से, सेल्स और एक्सपेंसेस से होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से होता है। तो इस सिंपली कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग बजट्स जितनी भी आएंगी ना, वो इनकम स्टेटमेंट से उसका लेना देना होगा। तो देख लें, पढ़ लें इसको। individual budgets that result in the preparation of budgeted income statement। ठीक है? establish goals for sales and production personnel। ठीक है जी? तो ये ऑपरेटिंग बजट जो है वो सारी इनकम स्टेटमेंट से निकलती है। फाइनेंशियल बजट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल बजट्स का ताल्लुक जो है वो किससे होता है? बैलेंस शीट से होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का आपको पता है, ये फिक्स एसेट्स में जो खर्चा लगाते हैं हम, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहा जाता है। द कैश बजट एंड द बजटेड बैलेंस शीट, ठीक है, इट फोकसेस प्राइमरली ऑन द कैश नीड्स टू फंड द ऑपरेशंस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है भाई? तो ये मास्टर बजट जो है वो इसके दो हिस्से हैं मास्टर बजट के। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ से ये जो माउस है इसको देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर ये जो पूरा है, ये ऐसा जो है, यानी ये सिंपली यहाँ ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा ये इनकम स्टेटमेंट को शो करता है। देख लें आप ऑपरेटिंग बजट्स ये। ठीक है? तो ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ तक, ये ऑपरेटिंग बजट्स है। और नीचे जो ये तीन बजट्स हैं, कैश कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट और बजटेड बैलेंस शीट, ये क्या है? ये फाइनेंशियल बजट से लिखा हुआ है इधर। समझ रहे हैं? और ये देखें, ये ऑपरेटिंग बजट्स हैं। ये सारी ऑपरेटिंग बजट्स में क्या क्या आता है? सेल बजट है, प्रोडक्शन बजट है, डायरेक्ट मटेरियल बजट है, डायरेक्ट लेबर बजट है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है बजट, और फिर बजटेड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल बजट्स में क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है, कैश बजट और बजटेड बैलेंस शीट। ठीक है जी? अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये इंडिविजुअल बजट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं और इनको करते हैं कैलकुलेट। ठीक है भाई? समझ आ रही है चीज? हेलो?
Yes, sir. Yes, जी sir. सर जी। Yes, sir. मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर आ रही है आवाज आप लोगों को? जी सर। Yes, sir. जी सर जी। ठीक है। तो सेल्स बजट क्या होती है? इट्स अ फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड। सबसे पहले जो बजट प्रिपेयर की जाती है वो सेल बजट होती है। ठीक है जी। तो ये कहाँ से निकलती है? ये आती है सेल फोरकास्ट से। ठीक है। तो जितनी भी बजट्स है ना, जितनी भी बजट्स हैं वो सब इसी सेल बजट पे रिलाय करती हैं। अगर ये ना बने तो बाकी आने वाली बजट्स जितनी भी हैं आपने देखी वो नहीं बन सकती। तो देख लें, सेल बजट की डेटा देखें। सेल बजट में सिंपली यूनिट सोल्ड होते हैं और सेलिंग प्राइस गिवन होती है, उनको मल्टीप्लाई करें तो जो टोटल आता है वो सेल बजट कहलाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे डेटा आपको गिवन है, ये डेटा आपको गिवन है। सर फार्मूला रिपीट कीजिएगा। बता रहा हूं मैं। तो डेटा देखें कि एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम है। अब कंपनी ने जो है वो क्वार्टरली अपनी सेल्स की डेटा दी हुई है। ठीक है। तो कंपनी कह रही है कि हर क्वार्टर में जो है वो जो यूनिट सोल्ड है, फर्स्ट क्वार्टर जो है वो, यानी एक साल उसका उस वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है। तो एक साल में होते हैं 12 महीने, क्वार्टर होता है एक चौथा हिस्सा, यानी एक का चौथा हिस्सा। अगर 100 रुपए हैं तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 25 रुपए। तो 12 महीने हैं तो उसका चौथा हिस्सा 3 महीने हो जाएंगे, यानी 12 डिवाइडेड बाय 4 करें तो 3 मंथ्स हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो अब जो यानी एक तिहाई जो है, तो ये 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, इन चारों को एडअप करें तो 12 हो जाए। तो अब एक क्वार्टरली कंपनी ने सेल्स डेटा दी हुई है। तो कंपनी कह रही है कि पहले क्वार्टर में जो सेल के यूनिट्स हैं वो हैं 3,000 और हर साल में 500 से इंक्रीज आता जाएगा। तो पहले क्वार्टर में सेल है 3,000, हर क्वार्टर में 500 का इंक्रीज है, तो सेकंड में आएगा 3500, तीसरे में आएगा 4,000, चौथे में आएगा 4,500। और सेल प्राइस जो है वो है 60 रुपीज पर यूनिट। तो यूनिट्स को सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें सिंपली, जैसे सीवीपी में सेल टोटल सेल निकालते हैं हम, तो सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है। कितना मुश्किल है ये? सही है भाई? Yes, sir. जी सर। तो ये यस सर। ये सेल बजट है। उसके बाद है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्या होती है? प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला होता है सेल के यूनिट्स, जो बजटेड सेल यूनिट्स हैं, जो अभी अभी दिखाया आपको यहाँ पे 3,000, 3,500, 4,000, 4,500। तो बजटेड जो है सेल के यूनिट्स, ठीक है, वो यूनिट्स प्लस एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड की माइनस बिगिनिंग इन्वेंट्री, तो ये प्रोडक्शन बजट आ जाएगी। अब हम देखते हैं इसको, ये कैसे बनाई जाती है, देख लें आप लोग। तो देखें, कंपनी बिलीव्स इट कैन, हेज कंपनी है, हम उसकी एग्जांपल देख रहे हैं। हेज कंपनी जो है, इट believes it can meet future sales needs with an existing inventory of 20% of next quarter's budgeted sale volume। ठीक है। तो अब कंपनी कह रही है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो नेक्स्ट बजट का जो क्वार्टर है, यानी क्वार्टरली हम बजट्स बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो एक क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर है। सबसे पहले इसमें बजटेड सेल आती है, ये कहाँ से आएंगे? जो पहली बजट बनाई, ठीक है, ये वहीं से आएंगे। तो सेल यूनिट्स आ गए 3,000, 3,500, 4,000, 4,500। अब एंडिंग इन्वेंट्री कैसे आई? ठीक है, इसका फार्मूला है सेल, बजटेड सेल के यूनिट्स प्लस एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स के। तो उसके लिए ये बता रहा है कि करंट क्वार्टर की जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो नेक्स्ट क्वार्टर की जो सेल है उसका 20% होगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर की सेल क्या है? 3,500। 3,500 का 20% निकालें, 700 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक सर। फिर सेकंड Yes, जो sir. क्वार्टर है उसकी एंडिंग इन्वेंट्री कैसे आएगी? थर्ड क्वार्टर जो है 4,000, उसका 20%। फिर थर्ड क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर की सेल का 20%। अब मसला यहाँ पे आएगा चौथे क्वार्टर में,
क्योंकि चौथे क्वार्टर में जब हम आएंगे तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि हर क्वार्टर में जो नेक्स्ट क्वार्टर की सेल है उसका 20% निकालो, वो करंट क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, तो अब हम चौथे क्वार्टर पे आएंगे तो चौथे क्वार्टर के बाद साल तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि हम कर रहे हैं जी सर। 2017 की बजट का चौथे क्वार्टर पे हम खड़े हैं। तो मसला ये आएगा कि चौथे क्वार्टर के बाद पांचवा क्वार्टर तो आता नहीं है, क्योंकि साल में एक तीन चार ही क्वार्टर होते हैं। तो अब मसला क्या आएगा, अब क्या करें, अब करेंगे ये कि चौथे क्वार्टर के बाद फिर 2018 आ जाएगा, 2018 का पहला क्वार्टर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2018 का जो पहला क्वार्टर है उसकी सेल का 20% निकालेंगे। तो नीचे देखें, इधर इसने बी जो है ना, ये छोटी बी लिखी हुई है, इसको फुटनोट कहते हैं। इसने बी लिख के नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए बी ये है, ये छोटा सा बी नजर आ रहा है आप लोगों को, जी जी सर। ये यस सर। जी तो सर। नीचे फिर इसको इसी फुटनोट को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड 2018 के फर्स्ट क्वार्टर की जो सेल है वो है 5000 यूनिट्स। तो अब क्योंकि देखिए ये चौथा क्वार्टर है, चौथे क्वार्टर के बाद मैं रिपीट कर रहा हूँ, पांचवा क्वार्टर नहीं आता, साल खत्म हो जाता है। तो पहला क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तीसरा होता है जुलाई अगस्त सितंबर, और चौथा होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर पे ये क्वार्टर पे हम खड़े हैं, इसके बाद तो कोई और क्वार्टर तो नहीं आएगा ना 2017 का, उसके बाद फिर नया साल आएगा। तो अब नए साल जो 2018 का फर्स्ट क्वार्टर है उसकी फर्स्ट क्वार्टर की हमें सेल की डेटा मौजूद हो तभी हम यहाँ पे एंडिंग इन्वेंटरी कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। तो अब इसने बता दिया कि 2018 जो है उसके फर्स्ट क्वार्टर की जो सेल है वो है 5000 यूनिट्स। तो 5000 को 20% निकाले तो 1000 आएगा। अब इधर ऐड कर लें, 1000 आ गया। फार्मूला क्या है, फार्मूला इसने बताया था कि प्रोडक्शन बजट का फार्मूला है सेल यूनिट्स प्लस फिनिश गुड्स के एंडिंग यूनिट्स माइनस बिगिनिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स। तो सेल को हमने एंडिंग से ऐड कर लिया, जब सेल को एंडिंग से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल रिक्वायर्ड यूनिट्स आएंगे, तो वो यहाँ पे आ गए। अब फिर बिगिनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। बिगिनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जितने भी यूनिट्स है ना, यानी फर्स्ट क्वार्टर के जो सेल यूनिट्स हैं कितने, 3000, 3000 का 20% निकालो 600, 3500 का 20% निकालो 700, 4000 का 20% निकालो 800, 4500 का 20% निकालो 900। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको मैंने बताया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में कि जो भी इन्वेंट्री होती है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो वो नेक्स्ट जो पीरियड होता है, चाहे वो क्वार्टर हो या साल हो, वो फिर बिगिनिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, ये एंडिंग इन्वेंट्री है फर्स्ट क्वार्टर में 700, ये नेक्स्ट में जाके फिर क्या हो रही है, बिगिनिंग हो रही है। समझ रहे हैं? फिर सर ये यहाँ 700 कहाँ से आया? फर्स्ट का 3000 का वो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। 700, तो वो तो अभी मैंने क्या बताया, एंडिंग इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट की हमने, एंडिंग इन्वेंट्री जो यार बताया मैंने अभी। सही है सर, क्लियर हो गया। Converted sales units into finished हाँ goods ना, and inventory calculation. जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसका 20% निकालो ना। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो तरीका सिंपल है कि ये जितने भी यूनिट्स सोल्ड हैं उसका 20% निकालो, तो ये बिगिनिंग इन्वेंट्रीज आ जाएंगी सारी। दूसरा तरीका ये है कि जो ये एंडिंग है, तो ये एंडिंग दूसरे क्वार्टर की बिगिनिंग होती है, क्योंकि यूनिट्स बच जाते हैं तो वो फिर बिगिनिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर दूसरे की एंडिंग तीसरे की बिगिनिंग, तीसरे की एंडिंग चौथे की बिगिनिंग। समझ रहे हैं? मगर उसमें फिर ये मसला होगा कि ये 600 कहां से आई, ये फिर 2000, अब ये 2017 है ना, तो 2016 का फिर एंडिंग जो क्वार्टर होगा, जो आखिरी क्वार्टर होगा, उसके एंडिंग की ये इन्वेंट्री होगी, ये बिगिनिंग में आ गई है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर हो रहा है भाई? ठीक है, सर। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन? सर वो इन्वेंट्री गिवन होगी या नहीं?
इन्वेंट्री का परसेंट गिवन होगा, राइट? ये परसेंट गिवन है ना? नहीं सर, जो आपने बोला कि 2060 की जो लास्ट वाली होगी, हाँ हाँ, तो मैंने दोनों तरीके बताए हैं, मैंने दो तरीके बताए। आप एक अगर वो गिवन हो तो उससे निकाल लो, यहाँ पे तो वो गिवन नहीं है, ठीक है, 2016 की। तो इसका सिंपल तरीका ये है, बहुत आसान तरीका ये है कि जो यूनिट सेल है ना, इसका 20% निकालो, वही जो बिगनिंग का निकाला। समझ रहे हैं? जी सर, ठीक है सर। परसेंटेज हमेशा जो है, शायद अपनी माइक को ऑफ करो यार, बहुत वो डिस्ट्रैक्शन आ रही है। तो जो यूनिट सेल है उसका जो एंडिंग का 20% है ना, वही बिगिनिंग का परसेंट होगा। तो 3000 का 20% निकाला तो 600, 3500 का 20% 700, 4000 का 20% 800, 4500 का 20% 900। ये फिर कर लो माइनस, तो 3700 से 600 गए 3100, 4300 से 700 गए 3600, 4900 से 800 गए 4100, 5500 से 900 गए तो 4600। ठीक है, क्लियर हो गया? ये है प्रोडक्शन बजट। अच्छा, उसके बाद फिर डायरेक्ट मटेरियल बजट है। डायरेक्ट मटेरियल बजट भी उसी तरीके से होती है जिस तरह एग्जैक्टली प्रोडक्शन बजट से हुई, मगर यहाँ पे जहाँ पे उधर प्रोडक्शन के यूनिट्स लिखे हुए थे, यहाँ पे फिर मटेरियल के यूनिट्स हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल जो रिक्वायर्ड है यूनिट्स, वो यहाँ पे प्लस एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री माइनस बिगिनिंग मटेरियल इन्वेंट्री। तो ये फिर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल बजट। अच्छा, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना ये पड़ेगा कि जो आप मटेरियल देखें, मटेरियल का रॉ मटेरियल का एक यूनिट होता है, रॉ मटेरियल का एक यूनिट होता है, और एक जो कंपनी की प्रोडक्ट होती है उसमें लेट्स सपोज कि एक जैकेट है, समझ रहे हैं? तो अब आप डायरेक्ट मटेरियल बजट कैलकुलेट करना चाहते हो, आपको आपके लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि आप ये जान लें कि एक प्रोडक्ट का जो यूनिट है उसमें आपका मटेरियल कितना यूज होगा। एक तो ये क्वांटिटी, दूसरा आपके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि एक जो प्रोडक्ट का जो मटेरियल होगा उसकी प्राइस कितनी है, ताकि आपको पता लगे कि आपके एक प्रोडक्ट की यूनिट में खर्चा कितना आएगा। तो ये उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो बजटेड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू बी परचेस्ड, वो क्या है? रिक्वायर्ड यूनिट्स ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय एंटिसिपेटेड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो अब आप देख लें, ये बता रहा है हेस कंपनी जो है वो डायरेक्ट मटेरियल बजट से रिलेटेड जो है वो क्या बता रही है, डेटा दे रही है। His company maintains an ending inventory of raw material equal to 10% of next quarter's budgeted requirement, production requirement। अब ये एंडिंग इन्वेंट्री का उसने बता दिया। वो कह रहे हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री हम किस तरह मेंटेन करते हैं, जो नेक्स्ट क्वार्टर की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उसका 10%। ठीक है, जिस तरह हमने इधर प्रोडक्शन बजट में अभी किया। अच्छा, फिर वो जो मैंने अभी बताई बात कि भाई जो मटेरियल आपको आपकी प्रोडक्ट का एक यूनिट, उसमें एक यूनिट में प्रोडक्ट को बनने के लिए मटेरियल के कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, और एक जो मटेरियल की क्वांटिटी का यूनिट है उसकी प्राइस क्या होगी। समझ रहे हैं? तो एक जैकेट है उसमें भाई कितना लेदर कितनी इस्तेमाल होगी, और लेदर पर पाउंड या पर जो है यूनिट या पर मीटर कितने चार्ज करेंगे आप उससे, तो वो भी आपको इधर मेंशन करना होता है। अब फिर जैसे अभी जायद ने कहा कि एंडिंग इन्वेंट्री का, या मैंने जो जिक्र किया अभी, एंडिंग इन्वेंट्री के लिए फिर क्योंकि देखें नेक्स्ट क्वार्टर का से 10% है करंट क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री को, तो फिर जो चौथे क्वार्टर की जो इन्वेंट्री होती है उसका आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए फिर जरूरी हो कि फिर आपको 2018 के फर्स्ट क्वार्टर की डेटा हो, या तो फिर उसने आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया, उसने कहा 2018 के में जाने की जरूरत नहीं है, एंडिंग इन्वेंट्री तुम्हारी ये होगी चौथे क्वार्टर में। तो कह रहा है अज्यूम दैट द डिजायर्ड एंडिंग डायरेक्ट मटेरियल अमाउंट इज 1020 पाउंड्स फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2017। जो अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ये वाली बात जो बताई थी, ये 1000 वाली, तो ये यहाँ पे खुद बता रहा है। अब देखें, अब ये जो मटेरियल की शुरुआत है ये कहां से होगी? ये होगी किससे?
प्रोडक्शन बजट के यूनिट से। मैंने कहा था ना कि हर बजट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अभी जो बजट हमने बनाई उसकी एंडिंग क्या आई, ये देखें प्रोडक्शन बजट एंड में आए 3100, 3600, 4100 और 4600। इनका टोटल करें तो पूरे साल की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है 15,400। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब मटेरियल के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्शन बजट के यूनिट्स रखने पड़ेंगे ऊपर ऊपर, तो ये रख लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सर। ठीक है, Sir. ओके भाई। अच्छा, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब उसने बता दिया क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 पाउंड्स मटेरियल के रिक्वायर्ड हैं और 1 पाउंड की कॉस्ट है 4 रुपए। तो ये यहाँ पे उसने बता दिया। प्रोडक्शन बजट्स हैं, प्रोडक्शन बजट के यूनिट्स हैं आपके 3100, 3600, 4100, 4600। तो 1 पाउंड जो है, ठीक है, वो कितने का है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितने का है, यानी एक जो है पाउंड में आपके कितना मटेरियल यूज होगा, समझ रहे हैं, ये उसका मतलब ये है। तो इनको करें मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि एक यूनिट में आपके 2 डायरेक्ट मटेरियल के यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या आया, टोटल पाउंड्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन। जो पूरी प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको कितने पाउंड्स दरकार हैं प्रोडक्शन के, वो ये आ गए 6200, 7200, 8200, 9200। ठीक है, अब आती है वो एंडिंग और बिगिनिंग वाली बात। ठीक है जी, तो अब बिगिनिंग इन्वेंट्री, सॉरी एंडिंग इन्वेंट्री किस तरह उसने बताया, ये पीछे लिखा हुआ है। तो कह रहा है नेक्स्ट जो क्वार्टर की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उसका 10%। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वार्टर की प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट अब ये है 7200, 6200, 7200, 8200, 9200। तो अब देखें 10% निकालने के लिए बहुत सिंपल होता है कि आप सिंपल एक जीरो हटा दें। तो 7200 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो हटाएं, 720 आ जाएगा। 8200 का 10% निकालें तो 820 आ जाएगा। 9200 का 10% निकालें तो 920 आ जाएगा। और चौथे क्वार्टर की जो है एंडिंग इन्वेंट्री, उसने एंडिंग इन्वेंट्री चौथे क्वार्टर की उसने खुद डायरेक्टली दे दी है, कैलकुलेटेड, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये बताई हुई है इसने यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये दे दी इसने 1020। तो ये इसमें करें ऐड, 6200 में 720 ऐड करें तो ये है 7200 में 820 ऐड करें, 8200 में 920 ऐड करें, 9200 में 120, 1020 ऐड करें, ये आ गया। उसी तरीके से जैसे हमने प्रोडक्शन बजट में हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना सीखी थी, ऐसे ही 6200 का 10%, 7200 का 10%, 8200 का 10%, 9200 का 10%, ये आ गया। तो ये बिगिनिंग आ गई, अब इसे माइनस कर दें, ये माइनस किया, ये आंसर आया। अब एंड में 4 से मल्टीप्लाई करें, याद करें ये जो क्वेश्चन में गिवन था ये वाला, एक यूनिट है, एक यूनिट में 2 पाउंड मटेरियल के इस्तेमाल होंगे और जो 1 पाउंड है मटेरियल का वो 4 रुपए में पड़ेगा। तो ये आ गया। अब आखिर में आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करें। क्लियर हो गया? सर क्लियर सर। ये Yes, sir, मटेरियल clear. बजट, जी सर क्लियर। ये मटेरियल बजट है। क्लियर हो गई बात भाई? जी सर। कोई जी, सवाल sir. है तो बता दे, कोई सवाल है तो बता दे। क्लियर सर। अच्छा, ऑल क्लियर सर। ऑल क्लियर, चलो Clear, ठीक है, ऑल clear, क्लियर। sir. तो फिर अब ये है कि ये डू इट है एक एक्सरसाइज, ठीक है, इसमें सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट और डायरेक्ट मटेरियल बजट दी हुई है। इसको जल्दी से फटाफट करके दिखाएं अभी मुझे, सही है? कर देंगे यस सर। जी या फिर वो पीछे दिखाऊं, वो कॉपी पेस्ट मारोगे, उनको तस्वीरें निकालोगे उनकी? ये सर नहीं सर, आप No, थोड़ा sir. सा टाइम दे दें डू इट करने के लिए, बस यही काफी है। हाँ, तो ये सेल बजट की तस्वीर जिनको मसला हो रहा है वो निकाल दें, ताकि उसी प्रोसेस से उसको करें। ये सेल बजट की तस्वीर है, इसको निकाल दें, पिक्चर निकालें इसकी, वरना फिर कहेंगे सर पीछे निकाल ली करें। सर। अच्छा, निकाल उसके ली। बाद फिर प्रोडक्शन बजट है, इसकी तस्वीर निकालें, और उसके बाद ये डायरेक्ट मटेरियल बजट है, इसकी भी निकाल लें।
निकल गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये डू इट है, इसको करें जल्दी में। आप जैसे ही करें इसको, मैं फिर थोड़ी चाय वाय लेके आता हूँ, मेरा गला बहुत खराब है आज। ठीक है, तो इसको करें और फिर मैं आराम से आए पूछता हूँ। सर, आराम से आए। हाँ आराम से, मतलब इस तरह नहीं है कि आज जाऊं तो मैं कल आऊंगा। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम लोग इसको कर लो, मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। सफदर मुझे हेल्प कर जाए यार, मुझे सफा ना तो अच्छे।
हाँ भाई, हो गया। हेलो। कर रहे हैं सर। करें करें, जल्दी बताएं।
हाँ भाई, हो गया सबका? यस सर, हो गया। बाकी बताए ना? हो गया सर। हाँ, हेलो। सर हो गया, आपको सेंड किया है। हाँ ठीक है, बस हो गया तो आगे बढ़े ना, मैं बाद Yes, में sir. देख जी जी लूंगा। सर। सर हो गया। बाकी भी बताएं सारे लोग। हो गया सर। ठीक है। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। सर आंसर कंफर्म कर दें इसका। हाँ, ये देख लो ना, स्लाइड्स नजर आ रही है ना? देख लो इधर यस यार, सर। फुल स्क्रीन नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है इसका। ये फुल स्क्रीन होते ही नजर आ रहा है, ये नहीं आ रहा ना यस नजर? सर। देखो, सर सर राइट आ रहा है कॉर्नर सर। पे जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होता है ना, वहां से होगी फुल स्क्रीन। नहीं नहीं, मेरे बच्चे 70% जहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसके पास प्रोजेक्टर का साइन बना हुआ है, वहां से जूम होगी। शुमाइला मेरी बेटी, तुम, मैं कह रहा हूँ ये मुझे आ रहा है, मगर ये आप लोगों को नहीं आ रहा। मैं तो कर रहा हूँ, मुझे आता है ये। अच्छा सही सही सही। इतना इतना उल्लू भी नहीं हूं मैं, मगर यहाँ पे नहीं आ रहा। जो आप लोगों को स्क्रीन आ रही है ना, आपको अच्छा शो नहीं हो रहा ना? सर शो हो रहा है, पर मतलब मैक्सिमाइज नहीं हो रही। हाँ ना, वो फुल स्क्रीन शो नहीं हो रही ना, पता नहीं क्या होता है उसमें। उसमें कोई बटन होता है, पता नहीं क्या। तो कैसे? चलिए सर, कोई इशू नहीं। नहीं, इसकी फुल स्क्रीन शो नहीं हो रही ना। ये अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे नजर आ रही है, तो तुम लोगों को पता नहीं नजर नहीं आ रही क्यों। बहरहाल, इसको मैं स्लाइड्स में जो है वो रख दूंगा, उसमें तुम लोग खुद देख लेना इसको, ठीक है? ये हम खुद भी तो जूम कर रहे हैं ना स्क्रीन को। सर हाँ तो नहीं, वो कहने का सर मतलब है कि यहाँ मटेरियल का पे सर, यहाँ ये ओपन तो करें एक सेकंड। 1810 सही है सर इसका। कौन सी? ये ये सर तो कुछ मटेरियल का और सही जवाब। जी सर हो गया, है। हाँ सेम ही मटी है हमारे आंसर। नहीं नहीं, मटीरियल तो है, बाकी नहीं हो रही ना, बाकी नहीं हो रही। ये स्लाइड्स सर में कह रहे सेंड, बाद में देख। हाँ मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप सेम लोग आंसर है उसको सर, देख यही लेना। है। हाँ बस यही जी है, जी तो सर। इसमें वो तो और इजी है, ये तो मटेरियल थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर डायरेक्ट लेबर बजट है। ये डायरेक्ट लेबर बजट जो है वो किस तरह होता है? Direct labor budget, it shows both the quantity of hours and cost of direct labor necessary to meet the production requirement. ठीक है? Direct labor hours given होते हैं और direct labor cost given होती है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है units to be produced, यानी प्रोडक्शन बजट के यूनिट्स, उसके बाद फिर डायरेक्ट लेबर टाइम पर यूनिट और डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट। ठीक है जी, तो ये टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाती है, देख लें। अब जो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस आएंगे वो लिखा हुआ है 9-5 से, यानी ये प्रोडक्शन बजट की बात हो रही है। मैंने कहा था ना, जितनी जो आगे वाली बजट्स हैं उसमें पीछे वाली बजट्स की डेटा इस्तेमाल होती है। तो डायरेक्ट लेबर बजट ये है। अब वो बता रहा है कि डायरेक्ट लेबर, ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स आर डिटरमिन्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन बजट। इट हैज कंपनी 2 hours of direct labor are required to produce each unit of finished goods। तो एंटिसिपेटेड वेजली जो रेट है वो $10 है, ठीक है? तो यूनिट्स आ गए प्रोडक्शन बजट के, उसको लेबर टाइम से मल्टीप्लाई करो 2 से, तो टोटल जो है रिक्वायर्ड लेबर आवर्स आ जाएंगे। ये 6,200, 7,200, 8,200, 9,200। तो ये 100, यानी ये जो थाउजेंड्स में ये आवर्स हैं, ये पूरे क्वार्टर के आवर्स हैं, इतने लेबर ने काम करना है।
अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर पर यूनिट यानी पर आवर है, तो $10 से आप करेंगे तो इनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये डायरेक्ट लेबर और बजट है। उसके बाद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वेरिएबल कॉस्ट बताई हुई है इसने कि जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो फ्लक्चुएट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। आपको पता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमने पढ़ा है इसको कि जो एमओएच है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है डायरेक्ट लेबर आवर्स से। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो $1 है पर डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर जो है $1.4 है पर डायरेक्ट लेबर आवर, यूटिलिटीज 0.4, मेंटेनेंस 0.2। ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। यहाँ पे देखें आप, नीचे नीचे जो हैं वो आवर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये नजर आ रहा है डायरेक्ट लेबर आवर्स इलस्ट्रेशन 9-9। ये डायरेक्ट लेबर बजट से हमने लिए हैं 6200, 7200, 8200, 9200। इसमें गिवन क्या है, ये गिवन है, ये यहाँ से जो डेटा आपको नजर आ रही है। इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो $1 है पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स है 6200, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6200 ही आएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर वही आता है। और फिर दूसरे क्वार्टर में 7200 आवर्स हैं, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 7200 ही आएगा। तीसरे में 8200 आवर्स हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8200 ही आएगा। चौथे में 9200 आवर्स हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करो 9200 तो 9200 ही आएंगे। इन सबको टोटल करोगे तो 30800 आते हैं। फिर इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 1.4 पर डायरेक्ट लेबर आवर है। ठीक है जी। तो अब जितने भी आवर्स हैं चारों क्वार्टर के, उनको जो है 1.4 से मल्टीप्लाई करें। पहले क्वार्टर में है 6200, 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8680 आ जाएंगे। दूसरे क्वार्टर के आवर्स हैं 7200, उनको 1.4 से मल्टीप्लाई करें तो 10,080 रुपए आएंगे। तीसरे में है 8200, 1.4 से मल्टीप्लाई करो तो 11,480 आएंगे। चौथे में 9200, 1.4 से मल्टीप्लाई करो तो 12,880। इन सबका टोटल बनाओ तो 43,120 रुपए आ जाते हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत आसान है भाई। यस सर। इसको थोड़ा आप देखेंगे ना, बहुत आसान है ये। उसके बाद फिर यूटिलिटीज है। अब चारों जो है क्वार्टर्स के आवर्स गिवन है, हर क्वार्टर के आवर्स को 0.4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएंगे। तो 6200 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो 1480, 7200 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो 2880, 8200 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो 3280, 9200 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो 3680, सबको ऐड करो 12320। इसी तरीके से फिर मेंटेनेंस है 0.2, इन सब आवर्स को 0.2 से मल्टीप्लाई करते जाएं, ये आंसर्स आएंगे। इनको ऐड अप करें 6120 आएंगे। तो अब टोटल वेरिएबल एमओएच जो कैलकुलेट करेंगे, इन सबको टोटल करें, ये आ गया 18600। इसको टोटल करो 21600, इसको टोटल करो 24600, इस पूरे कॉलम को ऐड अप करो तो 27600, इन सबको ऐड अप करो तो फिर क्वार्टर के जो वेरिएबल एमओएच है वो है 92,400 रुपए। ठीक है जी, क्लियर? जी सर। यस सर। यस सर। उसके Yes, sir. बाद फिर आपको पता है फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स होती है, वो गिवन होती है। आपने चारों क्वार्टर्स की सुपरवाइजर सैलरी चारों क्वार्टर्स की गिवन होगी, वो फिक्स होती है, वो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी। डेप्रिसिएशन जो फिक्स डेप्रिसिएशन है वो भी गिवन होगी, चारों की सेम ही होती है। प्रॉपर्टी टैक्सेस इंश्योरेंस एक क्वार्टर की गिवन होगी, वो चारों में वही रखना है। मेंटेनेंस भी गिवन होती है, सबको ऐड करो तो ये आ जाएगा 38,500, 38,500, 38,500, 38,500। इसको ऐडअप करो 1,54,000 आएगा। और सारे क्वार्टर्स को ऐडअप करते जाओ तो सुपरवाइजर सैलरी, डेप्रिसिएशन, चारों क्वार्टर्स की, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस चारों आएंगी। टोटल करो तो 1,54,000 होते हैं। ठीक है, तो अब टोटल एमओएच कैसे आएंगे? वेरिएबल एमओएच 18,000 पहले क्वार्टर के, फिक्स एमओएच 38,500। तो 18,600, 38,500 को ऐड करो तो 57,100 बनते हैं। इसी तरीके से 21,600, 38,500, 60,100, 24,600, 38,500 तो 63,100, 27,600 और 38,500, 66,100,
92,400 और 1,54,000 तो होते हैं 2,46,400। ठीक है जी। अब ये टोटल एमओएच आ गई, ये फिगर है। अब इसको क्या करेंगे, अब हमने निकालना है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो टोटल एमओएच एक्सपेंसेस हैं 2,46,400, डिवाइड करो टोटल लेबर आवर्स से। लेबर आवर्स कैसे आए, हर क्वार्टर के लेबर आवर्स को ऐड करो, 30,800 आ जाएंगे। तो 2,46,400 को 30,800 से डिवाइड करो तो $8 पर एमओएच आता है, पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, क्लियर हो गया ये? जी सर। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरीके से सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे कैसे थे, यहाँ पे इस तरह था कि जितने भी वेरिएबल एमओएच और फिक्स एमओएच थे, वेरिएबल एमओएच थे किससे, डायरेक्ट लेबर आवर्स है। यहाँ पे फिर सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, जो वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो किससे आएंगे, सेल से आएंगे, सेल जो यूनिट्स है। ठीक है, तो अब वो बता रहा है क्वेश्चन में वो बता रहा है कि जो है आपके यूनिट्स शुरू से ही कि मैंने आपको 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, ये बिल्कुल पहली वाली बजट, इसको टोटल करो तो 15,000 होते हैं। अब वो कह रहा है कि सेल यूनिट्स पे सेल के वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हैं। अब ये सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये तकरीबन वो एक्सपेंसेस होते हैं जो सेल से जुड़े होते हैं। जब कोई कंपनी सेल करती है तो सेल के साथ जैसे एडवर्टाइजमेंट है, सेल कमीशन है, डिलीवरी चार्जेस हैं, इस तरह वो सेल से जुड़े होते हैं। तो वो कह रहा है कि सेल कमीशन जो है वो $3 लगेंगे अगर एक सेल का यूनिट सेल होगा। अगर कंपनी का एक प्रोडक्ट का यूनिट सेल होगा तो उसी एक यूनिट के साथ $3 का खर्च आ जाएगा। तो पहले क्वार्टर में 3,000 यूनिट्स हैं, तो 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9,000। फिर उसी क्वार्टर में फ्रेट आउट भी है $1, तो 3,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3,000, तो 9,000 और 3,000 12,000 हो गए। इसी तरीके से फिर दूसरे क्वार्टर में 3,500 यूनिट्स हैं, तो 3,500 को 3 से मल्टीप्लाई करो 10,500, 1 से मल्टीप्लाई करो 3,500, ऐड करो। फिर तीसरे में 4,000 है, 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12,000, 1 से मल्टीप्लाई करो 4,000, 12 और 4 16। फिर चौथे में 4,500, 4,500 को 3 से मल्टीप्लाई करो 13,500 और 1 से मल्टीप्लाई करो 4,500, ऐड करो, ये हो गया। अब इन चारों क्वार्टर्स के टोटल वेरिएबल एक्सपेंस को ऐड करो, 60,000 हो गए। ठीक है जी। अब फिक्स जो एक्सपेंस है आपके सेल्स के, वो आपको यहाँ पे सारे गिवन होंगे, ये गिवन होंगे। आपने ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू पोस्ट देम ओवर हियर। सिंपली आपको यहाँ पे वही फिगर्स लेके इधर पेस्ट कर देनी है, इधर लिख देनी है। तो इनका टोटल बनाओ, ये टोटल बन गया क्वार्टर वाइज। अब आपने आइटम वाइज टोटल किया, एडवर्टाइजिंग पूरे साल के कितने, 20,000, सेल्स पूरे साल के 60,000, ऑफिस सैलरीज पूरे साल की 30,000, डेप्रिसिएशन पूरे साल के 4,000, प्रॉपर्टी टैक्सेस इंश्योरेंस पूरे साल के 6,000। तो टोटल को एड अप किया क्वार्टर वाइज तो 1,20,000 आ गया। अब टोटल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कैसे आएंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स, 12 प्लस 30 42, 14 प्लस 30 44, 16 प्लस 30 46, 18 और 30 48, और टोटल कितना आया 60 और प्लस 1,20 1,80,000। ये है सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव। सही है, क्लियर हो गया? जी यस सर। सर। यस सर, क्लियर। उसके बाद जो आखिरी चीज है जो इन्हीं से बनेगी वो होती है बजटेड इनकम स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, सिंपली ये 3 बजट्स का निचोड़ होती है। यानी इधर से एक शॉर्ट कंसाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। ठीक है, अब वो क्या है उसको देख लो। अब आपने डायरेक्ट मटेरियल बजट भी अभी बना ली। डायरेक्ट मटेरियल बजट कहाँ थी, डायरेक्ट मटेरियल अभी आपने बजट ये बनाई है ये। ठीक है, उसके यूनिट्स और ये वाले यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ये, और कॉस्ट कितनी 5। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर बजट भी बनाई। ये देखिए, डायरेक्ट मटेरियल ये है बजट, डायरेक्ट लेबर ये बजट है, और तीसरा एमओएच ये है। सही है। इनकी खासियत ये होती है कि इनकी क्वांटिटी भी होती है और यूनिट कॉस्ट भी होती है। यानी एक प्रोडक्ट में मटेरियल कितना
मटेरियल की क्वांटिटी कितनी लगेगी, लेबर में एक जब प्रोडक्ट बन जाएगी, कंपनी जो बना रही है, जो भी कुछ बना रही है कंपनी, चाहे चेयर बना रही है, जैकेट बना रही है, लैपटॉप बना रही है, तो उसमें लेबर का जो है क्वांटिटी से मुराद है कि लेबर का टाइम कितना लगेगा। और एमओएच में आपको पता है ये कनेक्टेड होता है डायरेक्ट लेबर आवर से, तो उसमें क्वांटिटी कितनी लगेगी। अब देखें मटेरियल जो है एक प्रोडक्ट में आपके 2 पाउंड का लगेगा, लेबर के एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको 2 घंटे लगेंगे, एमओएच में भी 2 घंटे ही लगेंगे क्योंकि वो कनेक्टेड होता है डायरेक्ट लेबर से। अब यूनिट कॉस्ट आ जाती है, यूनिट कॉस्ट मटेरियल एक प्रोडक्ट में 2 पाउंड मटेरियल लगेगा और 1 पाउंड की प्राइस है 4, तो 2 पाउंड को 4 से मल्टीप्लाई करो तो यानी मटेरियल का टोटल खर्चा एक यूनिट में आएगा $8 का। इसमें कॉस्ट और क्वांटिटी दोनों को कंसीडर किया जाएगा। अब एक प्रोडक्ट का यूनिट बनेगा तो लेबर का कितना खर्चा आएगा, लेबर के लगेंगे 2 घंटे और लेबर लेगा 1 घंटे के $10, तो $20 खर्च हो जाएंगे। एमओएच कितना लगता है, 2 घंटे लगेंगे एमओएच के, ठीक है, क्योंकि वो लेबर से कनेक्टेड होते हैं, जितने लेबर एमओएच के लेबर के उतने आवर्स जो हैं वो एमओएच के। और आपको पता है एमओएच के जो पर यूनिट कॉस्ट है वो अभी हमने कैलकुलेट की यहाँ से, ये 8, लेबर का जो पर यूनिट है वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, हमें गिवन है, ये गिवन है 2 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये सारी डेटा में गिवन है। तो हम इसी एग्जाम्पल को लेके जा रहे हैं, तो 2 घंटे इधर हैं, डायरेक्ट मटेरियल के भी 2 घंटे थे पहले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इनको आप टोटल करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेबर की जो आवर्स हैं उसकी लेबर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें, एमओएच की आवर्स एमओएच की कॉस्ट की से मल्टीप्लाई करें, मटेरियल की जो क्वांटिटी है उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें, टोटल आ गया, इसको टोटल करें 44 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये क्या है, तो ये है टोटल कॉस्ट पर यूनिट। आपको पता है जब भी हम प्रोडक्ट कॉस्ट की का जिक्र करते हैं तो उसमें 3 चीजें आती हैं, मटेरियल, लेबर और एमओएच, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है। तो एक यूनिट अगर कंपनी का बनेगा तो उसमें $44 कंपनी की अपनी कॉस्ट है, जिसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो अब देखें बजटेड इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, सेल से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल कहां से आया, सेल बिल्कुल पहली बजट से आया 9-3, जिसमें टोटल जो सेल है वो 9 लाख है, देख लें, है पहली सेल थी, बजट थी, जो सेल बजट थी उसमें जो आप देखें जो सेल का अमाउंट है वो 9 लाख है, ठीक है, क्लियर, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो Yes, 9 sir. लाख ये Yes, सेल sir. यहीं से आई। अब इनकम स्टेटमेंट हम बना रहे हैं तो 9 लाख जो है वो यहीं से आई। अब आगे देखते हैं, हाँ 9 लाख यहाँ से आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैसे कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाली 44। और आपको पता है हम सीवीपी में पढ़ के आए हैं, जब टोटल कॉस्ट आपको पर यूनिट गिवन हो तो सेल के यूनिट से मल्टीप्लाई करें। सेल के यूनिट्स कितने हैं, 15,000, 44 मल्टीप्लाई बाय 15,000, 6,60,000 हो जाएंगे। तो ये क्या, सेल से ये माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस करते हैं सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ये कहां से आए, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की बजट अभी बनाई हमने, ये है टोटल इसका अमाउंट 1,80,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट से फिर माइनस होता है सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव, तो फिर आता है नेट इनकम बिफोर ऑपरेशन या इनकम बिफोर ऑपरेशन या इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 60,000। और उसके बाद इसने फिर ये बताया हुआ है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 रुपया है और टैक्सेस हैं 12,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस 60,000 में से 100 माइनस करें तो कितना आएगा 59,900 और टैक्स माइनस करें 12,000 तो ये नेट इनकम आ जाती। ये है आपकी बजटेड इनकम स्टेटमेंट। कोई सवाल है तो बता दें। नो सर, क्लियर। सबका क्लियर है? सर जो बजट Yes. इनकम स्टेटमेंट है Yes, उसका सवाल गिवन होगा या हमें जो हमने पहले बजट बनाई थी उससे बनाएंगे? हाँ क्या? सर जो इनकम स्टेटमेंट है, जो बजट इनकम स्टेटमेंट है, उसका सवाल अलग से गिवन होगा या जो पहले हमने बजट बनाई थी उससे बनाएंगे अगर बजट इनकम? आपने पहले बजट्स बनाई हैं, हो सकता है उन्हीं में से कहा जाए कि ये सवाल है, आपने सेल बजट बनाई है, मटेरियल बजट बनाई है, लेबर बजट बनाई है, तो उससे बनाए। या अगर आपको अलग से सवाल दिया जाएगा
तो उसमें हो सकता है आपको बजट्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि ये बना के दो। ठीक है, ठीक है सर। दोनों ठीक है सर। सिचुएशंस में देखें आता तो है ना आपको। अगर आपको डायरेक्टली कहा जाएगा बजट इनकम स्टेटमेंट दो, तो या तो प्रीवियस बजट्स बनी हुई होंगी, आपको मिली होंगी, या आपसे कहा जाएगा कि पहले वो बनाओ फिर बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाओ। समझ रहे हो? ठीक है भाई। तो अब मैंने जो है आपको यहाँ तक जो है बजटरी प्लानिंग का लेक्चर यहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको, जिसमें सारी जो बजट्स हैं, ऑपरेटिंग बजट्स का पोर्शन हमने आज क्लियर किया है। ये ऑपरेटिंग बजट्स का पोर्शन है। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल बजट्स का पोर्शन रहता है ये वाला, ये वाला। तो हमने जो है वो यहाँ तक इसको क्लियर किया है। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक है। आगे वाला बड़ा टेक्निकल लेक्चर है, वो मैं हो सकता है रिकॉर्ड करके भेजूं, या मैं फिर एक और हो सकता है क्लास ले लूं। ये आखिरी वीक है ना हमारा, यस जी यस सर। सर। तो कोशिश करूंगा कि मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपको सेंड करके भेजूं, क्योंकि इस तरह बहुत टाइम लग रहा है। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर हो सकता है आपको करके फिर भेजूं, या फिर अगर नहीं तो यहीं पे आपका सिलेबस रहेगा। समझ रहे हैं? तो इसमें जो है आपका एबीसी कॉस्टिंग भी है, इंक्रीमेंटल एनालिसिस का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके आज ही भेज दिया है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा और उसको भी देखिएगा, इनके क्वेश्चंस कीजिएगा। जो मसला हो तो हम एक मेकअप क्लास रखेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे ये। ठीक है भाई? ठीक है जी सर। सर। ओके सर। मैं इस वीक में ना, आप लोग मुझे ये बताओ कि रात को 6 बजे के बाद जो है, शाम को 6 बजे के बाद फ्री हो गए आप लोग? यस सर। सैटरडे को हमको नहीं होता है। नहीं नहीं, किसी भी दिन, जरूरी नहीं है। 6 बजे के बाद तो आपकी क्लास नहीं होती ना। आधे घंटे के लिए आप लोग आ जाएं। उसमें जो इंक्रीमेंटल एनालिसिस का चैप्टर मैंने आपको भेजा है आज, तो उसको आप देखेंगे। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने भेजी है, वो मैंने सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा है, जहाँ तक पढ़ा था उसी से आगे। तो उसको आप देखें, और उसके एबीसी कॉस्टिंग, इंक्रीमेंटल एनालिसिस और बजटरी प्लानिंग जो यहाँ तक पढ़ा है, इसके क्वेश्चंस वगैरह देखें। अगर कोई मसला होगा तो फिर मैं इसी वीक में कोई एक आधा घंटा जो है, आधा पौना घंटा निकाल के हम सारे ऑनलाइन आ जाएंगे। उसमें फिर मैं आप लोगों को फाइनल टर्म का जो है बताऊंगा भाई कि क्या होना है डिसीजन। और फिर मैं आपके अगर क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस तो करते ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग माशाल्लाह, वो ट्राई तो करते ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन करके हैं। फिर एग्जाम्स में मुश्किल होती है तो रोते हैं फिर। तो कोई सवाल तो किया नहीं है आप मुझसे, ना ही कोई मतलब जो है कोई इशू डिस्कस करते हैं। तो उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई? ठीक है सर। ठीक सर है। फाइनल पेपर ठीक कैसे है देंगे? सर, ठीक है ठीक है। फाइनल पेपर कैसे देंगे? पेपर बस पेपर देंगे आपको, और मूड कौन सा होगा, ऑनलाइन या फिजिकल, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, फिर मैं बताऊंगा। एक आध दिन में ये थोड़ा रखूंगा मैं, आधा पौना घंटा। आप लोग सारे आ जाइएगा। ठीक है? यस सर। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।